गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आपको उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, उपचायक व अपचायक पदार्थों को छांटना आदि बताया। आज हमें अध्ययन करना है उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी क्वेश्चन नोट करें। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? इनके उदाहरण व इनकी विशेषताएं लिखो। उत्तर लिखें सभी। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं तो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु उस क्रिया के वेग में ऐच्छिक परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं तो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु उस क्रिया के वेग में ऐच्छिक परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट कहलाते हैं। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, निकिल चूर्ण Ni, लोह चूर्ण Fe आदि। और नीचे हेडिंग लगाएं उत्प्रेरकों की विशेषताएं। नंबर 1,
उत्प्रेरक स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते। ये अपरिवर्तित मात्रा में उत्पाद में ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तीसरी विशेषता, उत्प्रेरकों की अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। साथ ही साथ नोट करते जाएं, उत्प्रेरकों की अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक क्रिया विशेष के लिए विशेष प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता ताप से प्रभावित हो जाती है। एक बार ध्यान दें सभी, उत्प्रेरक क्या होते हैं ये आपको बताया है कि उत्प्रेरक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो खुद यानी स्वयं तो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु उस क्रिया के वेग को ऐच्छिक रूप से बदल देते हैं, यानी अपनी इच्छा से बदल देते हैं। यानी क्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं और क्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं
परंतु क्रिया के वेग में अपनी इच्छा से परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, निकिल चूर्ण, लोह चूर्ण, वेनेडियम आदि अनेक उत्प्रेरकों के उदाहरण हैं। ये स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि इनको जितनी मात्रा में आप अभिकारक में मिलाएंगे, क्रियाफल में ये उतनी ही मात्रा में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे पोटेशियम क्लोरेट, इसमें आपने MnO2 चूर्ण मिलाया, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। क्रिया के फलस्वरूप पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी और MnO2 चूर्ण उतना ही प्राप्त हो जाएगा जितना आपने अभिकारक में मिलाया था। जितनी मात्रा में आपने ये MnO2 मिलाया है अभिकारक में, उतनी ही मात्रा में ये MnO2 उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसने स्वयं ने क्रिया में भाग नहीं लिया। यदि ये क्रिया में भाग लेता तो एज इट उत्पाद में प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते, जैसे यहां पर MnO2 स्वयं क्रिया में भाग नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि अपरिवर्तित मात्रा में क्रियाफल में यानी उत्पाद में ज्यों का त्यों एज इट प्राप्त हो रहा है, परंतु क्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है। ये जो क्रिया है पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की क्रिया है। गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होता है। क्रिया को संतुलित करने के लिए यहां पर 2 लगेगा, 2KClO3 = 2KCl + 3O2। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जितना आपने अभिकारक में मिलाया है उतना ही उत्पाद में प्राप्त होगा। तो पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की यह क्रिया ऊंचे ताप पर धीरे धीरे संपन्न होती है, परंतु यदि पोटेशियम क्लोरेट में थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड चूर्ण मिला दें, यानी उत्प्रेरक मिला दें, तो कम ताप पर ही यह क्रिया तेजी से होने लगती है, यानी तेजी से ऑक्सीजन बढ़ने लगती है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड ने क्रिया के वेग को बढ़ा दिया, परिवर्तित कर दिया और स्वयं अपरिवर्तित मात्रा में प्राप्त हो गया उत्पाद में। इसलिए यहां पर ये MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है। इसके बाद हमने बताया उत्प्रेरकों की विशेषताएं। तो पहली बात तो उत्प्रेरकों के लिए कि ये स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अपरिवर्तित मात्रा में उत्पाद में ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाते हैं। यानी जैसे आपने यहां अभिकारक में 1 चुटकी भर MnO2 मिलाया है, तो 1 चुटकी भर MnO2 ही आपको उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा। यानी इधर अगर आपने 1 ग्राम मिलाया है तो इधर 1 ग्राम ही प्राप्त हो जाएगा। तो पहली विशेषता इनकी ये है कि ये स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी विशेषता, ये क्रिया के वेग को बदल देते हैं। अब वेग को बदलने में वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे इस क्रिया में वेग को क्या कर रहा है ये उत्प्रेरक? बढ़ा रहा है। किसी क्रिया में घटा भी सकता है। तीसरी विशेषता, इनकी अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, चुटकी भर ही पर्याप्त है। किलो 2 किलो मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा मिलाना है। चौथी विशेषता, उत्प्रेरक क्रिया विशेष के लिए विशेष काम में आता है, प्रयुक्त होता है।
जैसे पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की क्रिया को बढ़ाना है तो ये MnO2 चूर्ण ही मिलाना पड़ेगा। आप कहें साहब उत्प्रेरक लोह चूर्ण भी तो है, लोह चूर्ण मिला दे, नहीं, इस क्रिया में MnO2 ही काम आएगा। आप कहें साहब निकिल चूर्ण मिला दे, नहीं, इस क्रिया में MnO2 ही काम आएगा। तो क्रिया विशेष के लिए उत्प्रेरक विशेष होता है, क्रिया विशेष के लिए उत्प्रेरक विशेष होता है। यदि आप वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो वनस्पति घी बन जाता है। यदि आप वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो वनस्पति घी बन जाता है। और इस क्रिया में उत्प्रेरक काम आता है निकिल चूर्ण। तो इस क्रिया के लिए निकिल चूर्ण विशेष है। आप कहें साहब वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएं और निकिल चूर्ण की जगह लोह चूर्ण मिला दें, नहीं, क्योंकि उत्प्रेरक क्रिया विशेष के लिए विशेष प्रयुक्त होता है। और एक अंतिम विशेषता जो आपको बताई है, उत्प्रेरकों की जो क्रियाशीलता है, सक्रियता है, वो ताप के बदलने से बदल सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा आपको बताई, उदाहरण आपको बताए, विशेषताएं आपको बताई। अब हम लिखेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार। तो लिखें प्रश्न नेक्स्ट। उत्प्रेरकों के प्रकार बताइए। उत्प्रेरकों के प्रकार, उत्प्रेरकों के प्रकार। तो उत्प्रेरकों के प्रकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अवस्था के आधार पर, अभी मैं नोट करवा दूंगा, पहले आप सुन लें। उत्प्रेरकों के प्रकार, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अवस्था के आधार पर विभाजित कर सकते हैं और इनको हम क्रियाशीलता के आधार पर, यानी क्रिया के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। क्रिया के आधार पर। अब अवस्था के आधार पर हम उत्प्रेरकों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर ए समांगी उत्प्रेरक और नंबर बी विषमांगी उत्प्रेरक। और क्रिया के आधार पर हम उत्प्रेरकों को चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, चार प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, ए बी सी डी। ए धनात्मक उत्प्रेरक, बी ऋणात्मक उत्प्रेरक, सी स्वयं उत्प्रेरक और डी जैव
उत्प्रेरक। अब नोट कर ले सभी, लिखें उत्प्रेरकों को, नोट करें सभी, उत्प्रेरकों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, अवस्था के आधार पर। अवस्था, पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो उस अवस्था के आधार पर डैश लगा करके लिख दें, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए, समांगी उत्प्रेरक, और नंबर बी, विषमांगी उत्प्रेरक। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, बाईं तरफ हेडिंग लगा दें, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर डैश लगा करके लिखें, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों को चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर ए, धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर बी, ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर सी, स्व उत्प्रेरक, और नंबर डी, जैव उत्प्रेरक। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके अब आप हेडिंग लगाएं, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर डैश लगा दें और फिर नीचे हेडिंग लगा दें, समांगी उत्प्रेरक। लिखिए डैश लगा करके, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त यानी काम में लिया जाने वाला प्रयुक्त उत्प्रेरक, कोमा अभिकारक व उत्पाद तीनों समान अवस्था में हों। तीनों समान अवस्था में हों, यानी ये तीनों के तीनों या तो ठोस हों, या फिर तीनों के तीनों द्रव अवस्था में हों, या फिर तीनों के तीनों गैस अवस्था में हों, तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक। तो लिख दें, प्रयुक्त उत्प्रेरक कौमा अभिकारक वे उत्पाद तीनों समान अवस्था में हों
तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी समअंगी यानी समान अंग हो, अवस्था समान हो, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे उत्प्रेरक को ही क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक। कैसे उत्प्रेरक को? जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों के तीनों एक ही अवस्था में हो, यानी समान अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सॉल्ट में पदार्थ के दाईं तरफ नीचे जी लिखा है, इसका मतलब है गैस। यदि पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो लिख देते हैं सॉलिड एस, द्रव अवस्था में होता है तो लिख देते हैं एल लिक्विड, और गैस अवस्था में होता है तो लिख देते हैं जी, और जलीय विलयन होता है तो लिख देते हैं एक्यू एक्वस। अभिकारक या उत्पाद की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए संक्षेप में उसके दाईं तरफ नीचे कोष्ठक में एस एल जी ए क्यू आदि का प्रयोग करते हैं। एस का मतलब सॉलिड यानी ठोस, एल का मतलब लिक्विड यानी गैस, और जी का मतलब वो, एल का मतलब लिक्विड यानी द्रव, और जी का मतलब गैस, और एक्यू का मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन। तो यहां जी लिखा है, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है। इसकी क्रिया करवा दें हम ऑक्सीजन से, और ये भी किस अवस्था में है? गैस। तो दो अभिकारक हैं, दोनों के दोनों किस अवस्था में हैं? गैस अवस्था में है। अब इस क्रिया में काम आता है उत्प्रेरक, और वो उत्प्रेरक है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। अभिक्रिया में उत्प्रेरक को दो प्रकार से लिख सकते हैं आप, या तो एक जगह लिखेंगे तीर के ऊपर, तीर का निशान या बराबर का जो निशान लगाते हैं उसके ऊपर या नीचे बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका आपको हमने पहले बताया था कि उसको अभिकारक में भी लिख देते हैं प्लस करके, और उत्पाद में भी लिख देंगे प्लस करके, दोनों तरफ लिखेंगे, या तो दोनों तरफ लिखेंगे, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, या फिर एक जगह लिखना है तो तीर के निशान के ऊपर ऐसे लिखें। तो ये समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ये अभिकारक हैं दो, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों गैस अवस्था में है। उत्पाद बना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस अवस्था में है। और उत्प्रेरक जो काम आ रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, उत्प्रेरक का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस अवस्था में है। तो तीनों गैस अवस्था में है, यानी समान अवस्था में है, इसलिए समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। नोट कर ले सभी, समीकरण को संतुलित और करना पड़ेगा। हाँ जी,
ये देखिए ऑक्सीजन, हाँ इधर लगा दिया, यहां और लगेगा 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3। एक और उदाहरण लिखें इसका। दूसरा उदाहरण CH3COOCH3, ये है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट CH3COOCH3। ये जो CH3COO है ये एसीटेट मूलक है और ये CH3 मेथिल मूलक है, तो नाम हो गया इसका मेथिल एसीटेट। ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। इसकी क्रिया करवा दें H2O यानी जल से, तो ये भी किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जलीय विलयन के रूप में है, एक्वस अवस्था में है। अब जब ये क्रिया करते हैं तो इस क्रिया में एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल बनता है। CH3COOH ये तो एसिटिक अम्ल हो गया, और CH3OH ये मेथेनॉल हो गया। अवस्था इनकी ये भी एक्वस है, जलीय विलयन, प्लस ये जो मेथेनॉल बनेगा CH3OH ये भी एक्वस है, जलीय विलयन है, और प्लस HCl प्राप्त होगा, ये भी जलीय विलयन एक्वस फॉर्म में होगा। इस क्रिया में उत्प्रेरक कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो तीर के निशान के ऊपर एक जगह लिखेंगे कोष्टक में, या फिर दोनों तरफ प्लस करके लिखेंगे। तो हमने दोनों तरफ प्लस करके लिख दिया, एक ही बात है। आप चाहे तो यहां पर एक जगह भी इसको लिख सकते हैं। तो यहां देखें आप, ये जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है ये एक्वस यानी जलीय विलयन है, यानी वही लिक्विड फॉर्म में है। ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। ये जो उत्पाद बने हैं ये भी एक्वस यानी लिक्विड फॉर्म में ही है, जलीय विलयन है ये। तो सब के सब उत्प्रेरक भी, अभिकारक भी और उत्पाद भी समान अवस्था में है, अतः ये समांगी उत्प्रेरक है। अब आप हेडिंग लगा दें, नंबर जो भी डाल रहे हैं आप वो डाल दें। दूसरा कौन सा है? विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक डैश लगा करके लिखें। जब किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की अवस्था
उत्प्रेरक की अवस्था। अवस्था, कौमा, अभिकारक व उत्पाद से भिन्न हो। अभिकारक यानी क्रियाकारक, व उत्पाद यानी क्रियाफल से भिन्न हो, तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे नोट करें उदाहरण, नाइट्रोजन जो सामान्य ताप पर गैस अवस्था में है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से ये भी गैस अवस्था में है, और इनकी क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना है अमोनिया, ये भी गैस अवस्था में है। परंतु यहां जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है लोह चूर्ण, वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक अवस्था में क्या हो गए, भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए ये विषमांगी उत्प्रेरण है। वनस्पति तेल, अब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में, इसमें हम प्रवाहित कर दें हाइड्रोजन, ये गैस अवस्था में है, तो हमें प्राप्त होगा वनस्पति घी, ये ठोस अवस्था में है। और इस क्रिया में जो उत्प्रेरक लगता है वो है निकिल चूर्ण। ये निकिल चूर्ण जो है ये ठोस अवस्था में है। निकिल चूर्ण ठोस अवस्था में है। तो अभिकारक गैस अवस्था में, अभिकारक में से एक लिक्विड अवस्था में, दूसरा गैस अवस्था में, और उत्पाद ठोस अवस्था में, और निकिल चूर्ण ठोस अवस्था में। इसलिए ये उत्प्रेरण कौन सा हो गया, विषमांगी। हाँ जी, देखिए तीन चीज है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। इनमें से एक की भी अवस्था यदि भिन्न हो गई तो उत्प्रेरक विषमांगी है, और अगर ये तीनों समान हैं तो उत्प्रेरक समांगी है। समांगी होने के लिए तीनों का समान होना जरूरी है। विषमांगी होने के लिए किसी भी एक का अलग होना जरूरी है, चाहे वो उत्पाद अलग हो, चाहे वो अभिकारक अलग हो, चाहे उत्प्रेरक अलग हो। तो ये हो गए आपके उत्प्रेरकों के प्रकार अवस्था के आधार पर। अब पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग लगाएं, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर
आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब आप इसको याद करें और नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। सभी के लिए धन्यवाद। आपने यदि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो में डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।